नमस्ते, आपका स्वागत है। हमारे कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ब्रैंडन ह्यूज हमेशा मानता था कि उसकी जिंदगी उसके काबू में है। वह एक आम इंसान था, मेहनती, अपने परिवार और अपने उसूलों के लिए समर्पित। उसकी शादी ओलिविया ग्रांट से हुए 12 साल हो चुके थे। एक ऐसी महिला जो हर किसी की नजरों में बिल्कुल परफेक्ट थी, समझदार, करिश्माई और एक ऐसी मनमोहक मुस्कान वाली जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। वे एक ऐसे कपल थे जिनकी पड़ोसी तारीफ करते, दोस्त सराहना करते और रिश्तेदार मिसाल देते थे। कम से कम उस दिन तक ब्रैंडन यही मानता था। यह सब एक बिल्कुल सामान्य सुबह शुरू हुआ, या कम से कम यह वैसी ही लग रही थी। ओलिविया जाने के लिए तैयार होते हुए भाग दौड़ कर रही थी। उसने अपना बैग पैक किया, कुछ दस्तावेज देखे, अपना लैपटॉप उठाया और इस हड़बड़ी के बीच उसने यूं ही बता दिया कि आज उसका दिन बहुत व्यस्त रहेगा। उसने कहा कि कंपनी में डेडलाइन का दबाव है, एक जरूरी डिलीवरी के लिए उसे दिन भर वहां रहना होगा और शायद वह सामान्य से ज्यादा देर से घर लौटेगी। ब्रैंडन, जिसे कोई शक नहीं हुआ, ने बस सिर हिलाया, उसे शुभकामनाएं दी, उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया और अपना रिमोट वर्क शुरू करने से पहले घर के कामकाज में लग गया। लेकिन जब ओलिविया चली गई तो हवा में कुछ अजीब सा रह गया। ब्रैंडन ठीक ठीक बता नहीं सकता था कि वह क्या था। यह कोई शक, कोई ठोस सबूत या कोई असली तथ्य नहीं था। बस अंदर की एक बेचैन करने वाली भावना, वह रहस्यमयी अंतर्ज्ञान जिसे आप समझा नहीं सकते, लेकिन वह आपका पीछा भी नहीं छोड़ता। शायद यह उसकी आवाज का हड़बड़ी वाला अंदाज था। शायद जब उसने करीब से देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें सीधे संपर्क से बच रही थीं। या शायद यह उसका जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी में चलना था, जैसे वह भागना चाहती हो। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपनी सुबह को सामान्य रूप से जारी रखने की कोशिश की। ईमेल चेक किए, काम व्यवस्थित किए, संदेशों का जवाब दिया। ओलिविया के जाने के लगभग 1 घंटे बाद तक ब्रैंडन ने रसोई की मेज पर कुछ देखा। उसका फोन, वही भूला हुआ, चुपचाप वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन धीरे धीरे चमक रही थी। कुछ सेकंड के लिए वह बस फोन को वाइब्रेट करते हुए देखता रहा। फिर उसने लॉक स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन को पढ़ा। एक छोटा, सीधा संदेश जो उसके सीने में एक छुरी की तरह लगा। आज तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, वो मीटिंग रूम सिर्फ हमारा। ब्रैंडन वहीं जम गया। ऐसा लगा जैसे उसका खून भी रुक गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने गलत पढ़ा है। शायद यह ओलिविया के लिए नहीं था। शायद यह एक गलती थी, एक मूर्खतापूर्ण संयोग, या शायद कोई मजाक। लेकिन जब उसने भेजने वाले का नाम देखा तो सच्चाई एक जोरदार मुक्के की तरह उसके पेट में लगी। डेरेक सिमंस, ओलिविया का सहकर्मी, एक जाना पहचाना चेहरा। विडंबना यह थी कि वह वही शख्स था जो पहले भी उनके खाने की मेज पर बैठ चुका था, ब्रैंडन के हाथ का बना बारबेक्यू खा चुका था और पिछवाड़े में सुनाए गए चुटकुलों पर हंसते हुए बियर पी चुका था। एक दोस्त होने का नाटक करते हुए, वफादार होने का नाटक करते हुए, सदमे की जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली। उसके हाथों में पसीना आने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ब्रैंडन फोन को ऐसे घूर रहा था मानो उसने कोई बम पकड़ रखा हो जो फटने वाला हो। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि उसे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इस बात पर जोर दे रहा था
कि वहां एक बहुत बड़ा सच छिपा है, कुछ ऐसा जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा था। उसने एक गहरी सांस ली, कांपते हुए फोन को उठाया, एक पल के लिए झिझका, दरवाजे की ओर देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि ओलिविया अचानक अंदर आएगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन वह वापस नहीं आई। तो उसने डिवाइस को अनलॉक किया, वह पासवर्ड डाला जो उसे जुबानी याद था। आखिरकार वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते थे, या कम से कम वह तो यही सोचता था। जैसे ही उसने गैलरी खोली, सब कुछ ढह गया। तस्वीरें, दर्जनों तस्वीरें, कुछ वीडियो, बातचीत के स्क्रीनशॉट, सब कुछ वहां इतनी सहजता से रखा हुआ था, जैसे यह लंबे समय से ओलिविया की जिंदगी का हिस्सा हो। और सच तो यह था कि यह था, बस ब्रैंडन को पता नहीं था। शुरू की कुछ तस्वीरें ही उसके पैरों को कमजोर करने के लिए काफी थीं। वहां ओलिविया और डेरेक कार में हाथ पकड़े हुए थे, गले मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कंपनी की पार्किंग में एक दूसरे को चूम रहे थे। और सबसे बुरा, पड़ोसी शहर के एक मोटल की तस्वीरें। वही ओलिविया जो हमेशा व्यापारिक यात्राओं, जरूरी मीटिंग्स और न टाले जा सकने वाले हैप्पी आवर्स का दावा करती थी, वहां एक दूसरे आदमी की बाहों में थी। स्क्रीन पर हर टैप के साथ और सबूत सामने आते गए। यह कुछ हाल का नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे बनाया गया था, पोसा गया था और गुप्त रूप से बनाए रखा गया था, जैसे दो किशोर एक वर्जित रोमांस जी रहे हों। वहां वॉइस मैसेज भी थे। ब्रैंडन को सुनने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। जब उसने प्ले दबाया तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुम मुझे बहुत खुश करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा फिर से महसूस करूंगी। मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज का दिन काफी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास बस यही है। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं सब कुछ छोड़ देती, ताकि हम सच में इसे जी सकें। और डेरेक के जवाब ने ब्रैंडन के सीने पर लगे घाव को पूरा कर दिया। हम इसके हकदार हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम यह फैसला जल्द ही करोगी। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ब्रैंडन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें भारी और मुश्किल हो गईं, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो और सांस लेना मुश्किल हो गया हो। उसने शांत रहने की कोशिश की, कुछ तोड़ने की नहीं, चीखने की नहीं, फोन को दीवार पर फेंकने की नहीं। लेकिन यह आवेग वहां था, क्योंकि उस पल वह समझ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी, जिस पर वह विश्वास करता था, जो कुछ भी उसने बनाया था, उसका वजूद ही खत्म हो गया था। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और कुछ मिनटों तक वहीं रहा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे बेतरतीब, उलझे हुए और हिंसक रूप से आ रहे थे। जब वह समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी अपनी जिंदगी के पल उसके दिमाग में कांच के टुकड़ों की तरह चुभने लगे। जन्मदिन की यादें, यात्राएं, परिवार के साथ क्रिसमस डिनर, योजनाएं, बच्चे पैदा करने के बारे में बातचीत, साथ में बनाए गए सपने, सब कुछ दागदार, गंदा, झूठा लग रहा था। वह उठा, आगे पीछे टहला, अपने हाथों को सिर पर ऐसे दबाया जैसे इससे उसके अंदर हथौड़े की तरह चल रहे विचार रुक जाएंगे। लेकिन वे नहीं रुके। इसके विपरीत वे और ज्यादा साफ, मजबूत और क्रूर होते गए। उसे वे पल याद आने लगे जब ओलिविया कहती थी कि वह थकी हुई है, कमजोर बहाने, आखिरी मिनट में रद्द की गई योजनाएं, वे कॉल जो वह उससे दूर कार में धीरे धीरे बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए यह कहकर उठाती थी कि यह काम से जुड़ा है। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह झूठ था, यह तथ्य था
कि जब वह अपना सब कुछ दे रहा था, उस घर, उस शादी, उस जिंदगी को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहा था, तब ओलिविया किसी और आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी और अपना सबसे अच्छा हिस्सा किसी और को दे रही थी। और डेरेक डेरेक ने उसका दोस्त होने का नाटक किया, उससे हाथ मिलाया, उसकी आंखों में देखा, हंसी मजाक साझा किया, जबकि उसकी पीठ पीछे वह एक आदमी की सबसे पवित्र चीज चुरा रहा था, विश्वास। उस सारे दर्द, उस सारे बिखराव के बीच ब्रैंडन के अंदर कुछ बदलने लगा। उदासी, जो एक भारी, दम घोंटने वाली लहर की तरह आई थी, अब किसी और चीज के लिए जगह बना रही थी। एक ऐसी ठंडक जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने अंदर लिए हुए है। एक क्रूर स्पष्टता। और पहली बार वह समझा समझा कि वह एक साधारण विश्वासघात का सामना नहीं कर रहा है। वह एक चुनाव का सामना कर रहा था। दो लोगों द्वारा किया गया एक फैसला, सचेत, पूर्व नियोजित, योजनाबद्ध। और ब्रैंडन अपने हाथों में फोन को घूरते हुए अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। वह अपनी ही आवाज को मुश्किल से पहचान पा रहा था। तुम लोगों ने अपनी पसंद चुनी, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। क्योंकि उस पल वह जानता था कि यह अंत से बहुत दूर है। यह तो बस शुरुआत थी। ब्रैंडन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सब कुछ अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया। तस्वीरें, वीडियो, बातचीत, ऑडियो फाइलें, कुछ भी नहीं बचा। हर विवरण एक नामित फाइल बन गया, जिस पर तारीख डाली गई और उसे एक सावधानीपूर्वक बनाए गए झूठ की टाइमलाइन की तरह व्यवस्थित किया गया। एक दर्दनाक, अपमानजनक, घिनौना क्रम। जब उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, तो ब्रैंडन ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और उसे ठीक-ठीक पता था कि उसे क्या करना है। उसने ओलिविया के आने का इंतजार करने और सीधे उसका सामना करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह काफी नहीं होगा। झूठ इतना बड़ा, इतना गंदा था कि उसे चार दीवारों के बीच एक साधारण बहस में खत्म नहीं किया जा सकता था। तो उसने अपना ईमेल खोला, एक अनाम खाता बनाया और वह तैयार करना शुरू कर दिया, जो कई लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा दिन होने वाला था। उसने एक सीधा, क्रूर संदेश लिखा, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह ऐसे शुरू हुआ: आपको जानना होगा कि आपके आसपास के लोग वास्तव में कौन हैं। फिर उसने पूरी सच्चाई उजागर कर दी, छवियों को संलग्न किया, वे तस्वीरें जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती थीं, छिपे हुए चुंबन, पकड़े हुए हाथ, प्यार भरी निगाहें। उसने ऑडियो क्लिप भी शामिल किए, वही जिन्होंने पहली बार सुनने पर उसका सीना चीर दिया था। उसने प्राप्तकर्ताओं की सूची चुनने में सावधानी बरती। ओलिविया का परिवार, डेरेक का परिवार, साझा दोस्त, सहकर्मी, बॉस और विशेष रूप से कार्ला सिमंस, डेरेक की पत्नी। उसने सभी ईमेल एक ही समय पर भेजे जाने के लिए शेड्यूल कर दिए। और जब उसने भेजें दबाया, तो ऐसा लगा जैसे उसने एक बम में विस्फोट कर दिया हो। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसका असर लगभग तुरंत शुरू हो गया। कंपनी में ओलिविया को काम के बीच में ईमेल मिला। जैसे ही उसने इसे खोला, वह जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे और सदमा इतना बड़ा था कि उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वह सबके सामने बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। ऊपर डेरेक ने भी एक जरूरी मीटिंग के दौरान ईमेल खोला। स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई दी और तुरंत उसने पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया। उसने विंडो को छोटा करने की, लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके सहकर्मियों की नजरें पहले ही उस पर टिक चुकी थीं। एचआर निदेशक खड़ा हुआ,
सीधे उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, मेरे साथ आओ। यह कांड जंगल की आग की तरह फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में ईमेल फॉरवर्ड किए जाने लगे। लोग गलियारों में फुसफुसा रहे थे। ग्राहक स्पष्टीकरण मांगने के लिए फोन कर रहे थे। कुछ ने तो अनुबंध रद्द करने की धमकी भी दे दी। डेरेक के घर पर भी इसका असर उतना ही विनाशकारी था। कार्ला ने ईमेल खोला, हर तस्वीर देखी, हर ऑडियो सुना और कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। वह चीखी, रोई, लैपटॉप को सोफे पर फेंक दिया और सदमे में घर में घूमती रही, जबकि बच्चे डरे और भ्रमित होकर देख रहे थे। ब्रैंडन दूसरी तरफ चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था, संदेश, वॉइस नोट्स, कॉल, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और सोचा, तो यह था जो तुम छिपाना चाहते थे, है ना? खैर, अब सब जानते हैं। जब ओलिविया को निदेशक के कार्यालय में बुलाया गया, तो वह पीले चेहरे और कांपते शरीर के साथ अंदर गई। उसे ठीक ठीक पता था कि तस्वीरें, स्क्रीनशॉट और ऑडियो एक वायरस की तरह क्यों फैले थे। सहकर्मियों, प्रबंधकों और यहां तक कि ग्राहकों के बीच ईमेल को घूमते हुए देखना यह समझने के लिए काफी था कि उसकी जिंदगी वहीं, उसी जगह पर खत्म हो गई थी। जैसे ही डायरेक्ट कमरे में दाखिल हुआ, उसने उस पर एक भारी नजर डाली और बिना किसी झिझक के बोली, क्या यह सच है? क्लेयर, मुझे बताओ कि तुमने वे तस्वीरें और बातचीत डिलीट कर दी थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने सांस लेने की, आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकी। ऐसा कोई जवाब था ही नहीं जो इसे ठीक कर सकता। निदेशक ने उन दोनों को देखा, एक गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आया। क्या आप समझते हैं कि यह कंपनी की छवि को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्या आपको एहसास है कि इससे ग्राहकों, भागीदारों और यहां तक कि हमारी संस्थागत प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ा है? आपने जो किया वह शर्मनाक से परे है। यह किसी भी नैतिक मानक के साथ असंगत है। उसने मेज पर एक प्रिंटेड शीट रखी। तस्वीर खुद ही सब कुछ बयां कर रही थी। एचआर ने ठंडक से कहा, आज से आपको आधिकारिक तौर पर कंपनी से निकाल दिया जाता है। और सच कहूं तो जो हमने देखा है उसके बाद चर्चा करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। डेरेक ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, अपना शरीर घुमाया और कमरे से निकलने से पहले ओलिविया पर एक आखिरी चुभने वाली बात फेंकी, यह अपने पति के साथ ठीक करो, क्योंकि जिसने भी यह सब लीक किया है वह तुम हो। फिर उसने अपने पीछे दरवाजा पटक दिया। ओलिविया कांपते पैरों, जकड़े हुए सीने और बेचैन पेट के साथ इमारत से बाहर निकली। उसने कांपते हाथों से घर तक गाड़ी चलाई। वह मुश्किल से स्टीयरिंग व्हील पकड़ पा रही थी। उसे जिस चीज का सामना करना पड़ेगा, उसका डर उसे अंदर से कुचल रहा था। दरवाजा खोलने पर उसने ब्रैंडन को लिविंग रूम के बीच में खड़ा पाया। उसकी नजर किसी भी चीख से ज्यादा भारी लग रही थी। यह उस व्यक्ति की नजर थी जिसे अब गुस्सा या दुख नहीं, सिर्फ तिरस्कार महसूस हो रहा था। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपने हाथ सामने रखे और उसकी आवाज कमजोर, टूटी हुई निकली। प्लीज, मुझे बात करने दो, मुझे समझाने दो। मैं कसम खाती हूं। ब्रैंडन ने एक गहरी सांस ली, बिना आवाज उठाए उसे बीच में ही रोक दिया। अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। ओलिविया जम गई, आंसू आ गए, बेकाबू। प्लीज ब्रैंडन, मुझे बात करने दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूं, ऐसा मत करो। उसने सिर हिलाया और ठंडक और दृढ़ता से जवाब दिया, एक ऐसे स्वर में जो उसने उससे कभी नहीं सुना था। तुमने अपनी पसंद चुनी, अब उसके साथ जियो। तुम अब यहां नहीं रहती। वह वहीं जमी खड़ी रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए
भीख मांगे, या बस यह स्वीकार कर ले कि यह निश्चित अंत था। और उस पल उसे एहसास हुआ कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खो चुका था। तलाक पर हफ्तों बाद हस्ताक्षर किए गए, बिना किसी बहस, बिना लंबी सुनवाई, बिना सुलह की कोशिशों के। ब्रैंडन ने इस प्रक्रिया को सर्जिकल, ठंडक और निर्णायक रूप से संभाला। उसने सुनिश्चित किया कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से संभाला जाए, जैसे कोई अनुबंध फाइनलाइजिंग कर रहा हो, जैसे एक ऐसे चक्र को बंद कर रहा हो जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं था। ओलिविया ने कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर किए, हर अक्षर को अपनी त्वचा को काटते हुए एक चाकू की तरह महसूस कर रही थी। सच्चाई तब सामने आई जब उसे आधिकारिक दस्तावेज मिला। वहां काले और सफेद अक्षरों में शादी का अंत लिखा था। उसने हफ्तों खोए हुए, अपराध बोध, पछतावे और बहरे कर देने वाली खामोशी में बिताए, जो उसके दिनों को भर देती थी। शर्म शारीरिक थी, किराने की दुकान पर जाना, सड़क पर चलना, अपनी ही परछाई को देखना, सब कुछ दर्द देता था। उसने दोस्त खो दिए, अपने ही परिवार का सम्मान खो दिया, यहां तक कि उसके माता पिता, जिन्होंने उसका समर्थन करने की कोशिश की, कुछ समय के लिए दूर हो गए। संदेशों का जवाब नहीं दिया गया, निमंत्रण गायब हो गए, और उसकी एकमात्र साथी उसके अपने विचार, उसका अपना अकेलापन रह गया था। इस बीच डेरेक अराजकता में डूब गया। जिस हफ्ते उसने अपनी नौकरी खोई, उसी हफ्ते उसे उसके घर से निकाल दिया गया। कार्ला ने उसे सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया, उसके बैग फुटपाथ पर फेंक दिए, और यह सुनिश्चित किया कि सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को पता चले कि जिस आदमी के साथ वह सालों से रही, उसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। बच्चे, जो अब तक उसे एक मौजूद पिता के रूप में देखते थे, अब उसे एक अजनबी, एक आगंतुक की तरह मानने लगे, जिसने कुछ अक्षम्य किया था। उसने फिर से बनाने की कोशिश की, परिचितों के दरवाजे खटखटाए, काम की तलाश की, लेकिन कहानी इतनी तेजी से फैली कि दरवाजे छूने से पहले ही बंद हो गए। अंत में वह पुराने फर्नीचर, फर्श पर एक गद्दे और सीने पर दबाव डालने वाली एक शून्यता के साथ एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने लगा। कार्ला दृढ़ और अपने बच्चों और अपनी शांति पर केंद्रित, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई, जैसे डेरेक का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो, और उसके लिए वह हो भी गया था। महीनों बाद उसी घुटन भरी दिनचर्या में फंसी ओलिविया ने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ उसके अतीत को ठीक करने के लिए नहीं रुकेगी। उसने मदद मांगी, थेरेपी शुरू की, कोर्स में दाखिला लिया, अपने दिमाग को किसी भी ऐसी चीज से व्यस्त रखा जो उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। इस प्रक्रिया के बीच में वह किसी से मिली, एक ऐसा आदमी जो उसकी तरह अपने घाव लिए हुए था। तलाकशुदा, एक छोटी लड़की का पिता, कोई जो ठीक से जानता था कि अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देखना कैसा लगता है। उन्होंने बात करना शुरू किया, एक दोस्ती बनाई जो समय के साथ कुछ और बन गई, और पहले के किसी भी अनुभव के विपरीत इस बार उसने उस चीज की कद्र करना सीखा जो उसने एक बार बर्बाद कर दी थी। साल बीत गए, ब्रैंडन ने सब कुछ से दूरी बना ली, घर बेच दिया, शहर बदल लिया, राज्य बदल लिया, सामाजिक हलकों, समूहों, संपर्कों से गायब हो गया। वह कुछ समय तक ऐसे रहा जैसे वह अदृश्य होना चाहता हो, और दूर हटने के इस फैसले में उसने अपनी आजादी पाई, अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। कई सालों बाद कार्ला की भतीजी द्वारा आयोजित एक पारिवारिक पार्टी में एक जाना पहचाना चेहरा दरवाजे से अंदर आया, और कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्रैंडन आया,
उस टूटे हुए आदमी से अलग जिसे सब याद करते थे। वह अब एक दूसरा आदमी था, हल्का, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा खुश। उसके बगल में एक महिला थी और उसके साथ दो छोटे बच्चे थे, जिनकी मुस्कान यह साबित कर रही थी कि उसने एक नई शुरुआत की थी और अच्छी तरह से की थी। सब यह जानकर हैरान थे कि वह महिला कौन थी। कार्ला की एक पुरानी दोस्त, कोई जिसने अतीत में उन्हें चेतावनी देने की, उनकी आंखें खोलने की, उन्हें जो हो रहा था उसके बारे में सचेत करने की कोशिश की थी, और जिसे उस समय नजरअंदाज किया गया, अस्वीकार किया गया और एक दखल देने वाली, गपशप करने वाली के रूप में व्यवहार किया गया था। ब्रैंडन ने विनम्रता से कुछ लोगों को नमस्ते कहा, दूसरों को देखकर मुस्कुराया। उसकी नजर संक्षिप्त रूप से डेरेक से मिली, जो पार्टी के कोने में अकेला खड़ा था, एक खाली गिलास पकड़े हुए, अदृश्य दिखने की कोशिश कर रहा था। डेरेक ने अपनी आंखें झुका ली, उस नजर का सामना नहीं कर सका। खामोशी असहज थी। ओलिविया, जो दूर बैठी थी, इस दृश्य को सदमे, पछतावे और दर्द के मिश्रण से देख रही थी। उसने उस आदमी को देखा जिससे उसने हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। अब वह खुश, संतुष्ट, एक नए परिवार के साथ था, जबकि वह अपनी गोद में अपना अकेलापन लिए बैठी थी। समय ने एक बार फिर सबसे क्रूर तरीके से दिखाया कि चुनावों के परिणाम होते हैं, कि जो लोग झूठ बोते हैं वे अकेलापन काटते हैं, कि जो लोग विश्वासघात करते हैं वे न केवल विश्वासघात किए गए व्यक्ति को, बल्कि अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देते हैं। और अंत में, कि चाहे कितना भी समय लगे, जिंदगी हमेशा यह दिखाने का एक तरीका खोज ही लेती है कि जो लोग दूसरों को तबाह करते हैं वे अंत में खुद को ही तबाह कर लेते हैं। क्या आपको अपनी पत्नी या बहू पर शक है? जो हमने वीडियो में देखा उस स्थिति से न गुजरें। कमेंट्स में दिए गए लिंक को देखें और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए मूल्यवान टिप्स और जांचकर्ताओं द्वारा अनुमोदित साइटों के साथ ई बुक प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।